हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो जल्दी से पेन कापी लेके तैयार हो जाइए। बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि ये बायोलॉजी वाला जो सीरीज है आपको यानी कि जैव प्रक्रम यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को करते हुए आ रहे हैं। तो पिछला वीडियो जो हमारा था प्रकाश संश्लेषण से जितने क्वेश्चन बनते हैं बहुविकल्पी के लिए, उन सारे क्वेश्चन को वहाँ पे मेंशन किया गया था। यहाँ पर उसके बाद के जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम लोग लेकर आएंगे। तो यहाँ पे विटामिन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो विटामिन से और सारे क्वेश्चन जो हैं जब चैप्टर हम यानी कि जब चैप्टर को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसमें विटामिन के बारे में बताएंगे। पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन यानी कि 2022 में पूछा गया, चर्मदा या पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रोग को हम लोग देखेंगे कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12। तो B12 का यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें विटामिन के विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं। इन विटामिन में ये जो पेलेग्रा चर्मदाह रोग है ये किसके कमी से होता है, किन विटामिन की कमी से होता है। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि चर्मदाह जो रोग है पेलेग्रा यानी कि इसका सिस्टम क्या होता है, इसका रूपरेखा क्या होता है, ये रोग क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। ये जो है आपका यहाँ पे लिखा है चर्मदाह, यानी कि आपको पता होगा कि ये चर्म रोग है, यानी कि ये स्किन पे जो है डिजीज होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, खुजली टाइप्स के होते हैं। तो ऐसे रोग जो होते हैं वो विटामिन B3 के कमी से होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा ये ऑप्शन सी रहेगा। तो याद रखेंगे विटामिन B3 जो है इसके कमी से हमारा जो रोग होता है वो कौन सा रोग है, चर्मदाह या पेलेग्रा रोग होता है। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा है, फिर से इसको रिपीट कर सकता है। इस उद्देश्य से इसका आंसर जो रहेगा, आपका आंसर जो रहेगा इसका सी रहेगा, यानी कि B3। आपको बता दें B3 का नाम जो है नियासिन होता है इसको, यानी कि वैज्ञानिक नाम इसका B3 का नाम क्या होता है, नियासिन के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम जो है नियासिन है। तो B3 न लिखकर डायरेक्ट नियासिन लिख दे तब भी आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया विटामिन के बारे में जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे तो विटामिन के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है तो सभी लोग जानते हैं 32, यानी कि सभी लोग जानते हैं, सबको पता होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऐसे यानी कि दूध के दांतों की संख्या, यानी कि फर्स्ट टाइम में यानी कि जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20, 24, 28, 32। इस क्वेश्चन को आपका 2018 में पूछा गया है। हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र में आपको बताया जाएगा यानी कि दांतों की संख्या कितनी होती हैं, दांतों के बारे में, मुख के बारे में सभी बताई जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा ए, नंबर 1 वाला ही ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका A20, यानी कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका आंसर आप देने का प्रयास करें, कमेंट करके जो है इसका आंसर दें। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, इन दोनों प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करें। क्या होगा, या अपने मन में ही आंसर को यानी कि चूज करें, सेलेक्ट करें कि कौन सा आंसर जो है इसका सही होगा, कौन सा आंसर जो है इसका सही होगा। आप इसको खुद गेस करें और ये मिलाएं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए, तो लिखा है निम्नलिखित में से मनुष्य के लार में पाया जाता है, यानी कि जो मनुष्य का लार होता है, यानी कि जो लार होता है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है पाचन तंत्र में। जब आपको पाचन तंत्र पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, और पाचन तंत्र में आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि पाचन तंत्र में जो पाचन क्रिया होती है ना मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो मुख से प्रारंभ होती है, तो वही पूछ रहा है, यानी कि लार की बहुत बड़ी भूमिका होती है मनुष्य में। निम्नलिखित में लिखा है मनुष्य में लार में पाया जाता है, यानी कि मनुष्य के लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है कि लाइसोसोम की पेप्सिन की दोनों पाया जाता है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य का लार होता है ना उसमें टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम होता है और ये क्या करता है, यानी कि पाया जाता है, और ये ग्लूकोज कह रहे हैं, यानी कि ये शर्करा में बदलने को कार्य करता है, यानी कि जो हमारा भोज्य पदार्थ है माल्टोज, यानी कि जो माल्टोज होता है ना उसको शर्करा में बदलने का कार्य करता है। फिर आपका जो है लाइसोसोम, यह भी लार में पाया जाता है। ये तो दोनों चीज जो है पाया जाता है, टाइलिन और लाइसोसोम ये दोनों पाया जाता है। पेप्सिन जो है आपका लार में नहीं पाया जाता है। तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम्स है जो आपको यानी कि दूध को पचाने में ये मदद करता है।
फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ये दोनों पाया जाता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी सही होगा, दोनों ए और बी। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लिख लेंगे दोनों ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यकृत स्रावित करता है, यानी कि यकृत से क्या रिलीज होता है, कौन सा ऐसा रस रिलीज होता है यकृत से, कौन से ऐसे जूस, यानी कि यकृत का मतलब आप समझ पा रहे होंगे लीवर। तो लीवर जो है किस चीज का यानी कि स्राव करता है, लिखा है लार। तो लार का तो स्राव 3 जोड़ी यानी कि लार ग्रंथियां होती हैं वो स्रावित करती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अग्नाशय रस, तो अग्नाशय रस जो है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस, ये भी गलत हो गया। जठर रस जो है आपका अमाशय के यानी कि जो दीवारें होती है, जो झिल्लियां होती है, उससे जठर रस स्रावित होता है। और ये जो है आपका पित्त रस, तो ये हमारा सही रहेगा। आंसर जो है डी पे हम ट्रिक करेंगे, डी हमारा सही रहेगा। यकृत स्रावित करता है क्या, पित्त रस, यानी कि यकृत के पीछे पित्त की थैली होती है, उसी पित्त की थैली से क्या होता है, पित्त रस जो है स्रावित होता है। और कहाँ पे स्रावित होता है, ग्रहणी में। तो ये जो है पित्त रस जो है हमारा सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी। तो यानी कि इस तरह से दोनों प्रश्नों का आंसर क्या है, डी है, पित्त रस। हम चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं आज का, यानी कि इस वीडियो का प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 आपके बोर्ड पे नोट कर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है लिखा है पित्त रस का स्राव होता है। अभी पित्त रस वाले क्वेश्चन पे यानी कि पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो इसमें सेम टू सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव कहाँ पर होता है, पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में या अमाशय में। तो यहाँ पे पित्त रस का स्राव जो होता है वो होता है यकृत में। इस पे ट्रिक लगाएंगे, यकृत यानी कि पित्ताशय में तो यानी कि पित्त रस इकट्ठा होता है, तो वहां पे तो स्राव होता नहीं है। फिर उसके बाद अग्नाशय में, तो अग्नाशय में हो नहीं सकता। अग्नाशय जो है आप समझ पा रहे हैं, अग्नाशय क्या होता है, ये जो है एंजाइम्स को यानी कि एंजाइम्स करें हार्मोन्स को रिलीज करता है, एंजाइम्स को रिलीज करता है अग्नाशय। फिर आपका जो है अमाशय, अमाशय में तो यानी कि जठर रस का स्राव होता है। तो ये हमारा जो है यह ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, यकृत, यकृत में जो है पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूट जाते हैं, यानी कि वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु, यानी कि जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं सरल अणु में टूट जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयी, यानी कि उपचयी अभिक्रिया कहते हैं कि अपचयी अभिक्रिया कहते हैं। ए तथा बी यानी कि इन दोनों को कहते हैं कि सामान्य अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा। इसके लिए भी क्या रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या रहेगा, अपचयी अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रिया है। तो यानी कि जो जटिल कार्बनिक अणु हैं वो सरल अणु में टूटते हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयी अभिक्रिया में ऐसा होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, इसको भी आप समझने का प्रयास करें, याद रखें। तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यानी कि इसका फटाफट आंसर आप यानी कि सजेस्ट करें क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्द से बताएं इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं क्या आंसर इसका हो सकता है, इसका उत्तर क्या होगा बताएं। इस प्रश्न को भी 2023-2015 में यानी कि पूछा गया है। तो लिखा है पित्त का निर्माण होता है, इसको तो आप बता सकते हैं पित्त का निर्माण यानी कि कहां पर होता है। पित्त का निर्माण जो है पित्ताशय में होता है। तो पित्ताशय में जो है पित्त रस इकट्ठा होता है, यानी कि वहां पे निर्माण नहीं होता, निर्माण जो है आपका यकृत में ही होता है पित्त का। तो अग्नाशय तो हो नहीं सकता, वृषण भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, बी। तो पहले का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो पहले के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बी वाला हमारा सही हो जाएगा, यकृत। बात आपको समझ में आ गई होगी। यकृत में ही हमारा पित्त रस क्या होता है, निर्माण होता है, बनता है। और इकट्ठा किसमें होता है, किसमें संचय होता है, पित्ताशय में। अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। तो ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, विटामिन बनते हैं, प्रोटीन्स। तो विटामिन और प्रोटीन्स नहीं बनते। ये जो है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि ग्लूकोज किस में बदल जाता है आपका, ग्लाइकोजन में। तो यानी कि ये वाला हमारा क्या है, सही रहेगा। तो आंसर कौन सा रहेगा, बी। इसका भी आंसर हम लोग का बी सही रहेगा, ग्लाइकोजन। याद रखें, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लाइकोज यानी कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में क्या होता है, बदल जाता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन।
ये ग्लाइकोजन बनता है। तो इस तरह से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी याद रखें। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे नोट किया गया है, आप इसको देखकर बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। लिखा है कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, यानी कि कोशिकीय प्रक्रमों यानी कि कोशिका की जो यानी कि प्रक्रिया होती है, जो यानी कि क्रिया होती है, उन क्रियाओं में कोशिकीय क्रियाओं में यानी कि ऊर्जा मुद्रा है। यानी कि किसे मतलब ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ग्लूकोज को, एटीपी को, पाइरूवेट को। तो इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे जो है ग्लूकोज को जो है ट्रिक लगा कर आते हैं, जो गलत हो जाता है। इसका उदाहरण रहेगा आपको एटीपी। आपको 9th में पढ़ाया गया होगा, 9th में आप जानते होंगे एटीपी यानी कि क्या है। ऊर्जा जो है हमारा एटीपी के रूप में क्या होती है, कोशिका में संचित हो जाती है, और जब हमें जरूरत होती है ऊर्जा की तो एटीपी के रूप से क्या होती है, खर्च होती रहती है। तो एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। यानी कि ये हमेशा मतलब हमारे पास संचित होता है ये ऊर्जा, और जब खर्च होता है एटीपी के रूप में संचित होता है और खर्च होता रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ये मतलब इसका आंसर हम लोग रखेंगे सी, एटीपी। यानी कि एटीपी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। यही प्रश्न आपका जो है ये 2019 में पूछा था, 2019 में इसको पूछा था, और यहाँ पे इसको 2022 में इस प्रश्न को दोहरा दिया था। इस भाषा में भाषा बदल कर पूछा था कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी कि ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसको भाषा बदल कर आपसे पूछा गया था। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एटीपी। अभी आप पढ़े हैं एटीपी जो है ऊर्जा मुद्रा होता है, तो उसी को ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, एटीपी। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पे, इसका भी आंसर देने का प्रयास करें। तो आप फटाफट जो है कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको जो है प्रैक्टिस के लिए जो है ये सेक्शन जो है ज़रूर लेना पड़ेगा। इसके बाद यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है आपको बताया जाएगा, उसका भी वीडियो आएगा, उसमें भी आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में किन किन प्रश्नों को किन किन मतलब आकार में लिखना है, कैसे कैसे कितना कितना आपको लिखना है, कितने लाइन में लिखना होता है आंसर, किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इन सारी बातों को बताई जाएगी। तो मैथ वाला जो है आपका एक एक दिन अल्टरनेट करके वीडियो जो है आता रहेगा। एक दिन मैथ का यानी कि बहुविकल्पी और एक दिन साइंस का बहुविकल्पी। उसके बाद से बीच बीच में आपका जो है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का भी बहुविकल्पी आपको मिलता रहेगा। उसके बाद हिंदी वाला भी बहुविकल्पी और इंग्लिश का भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप जो है निरंतर बने रहेंगे। और बहुविकल्पी का जो है उसके बाद जो हम लोग का वर्णनात्मक प्रश्न है उस पर भी हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे। तो इसका आंसर उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आपने सोचा है, देखते हैं क्या है। तो लिखा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा है। किसमें हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में। यानी कि 4 में हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या होती है। तो हीमोग्लोबिन की भूमिका जो होती है श्वसन में होती है। क्यों होती है इसको समझेंगे। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का कार्य करता है। कहाँ से, कोशिकाओं से, यानी कि फेफड़े तक लाने का कार्य करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्वसन में। श्वसन में आंसर क्या रहेगा इसका, ए रहेगा, श्वसन में। याद रखेंगे हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है, श्वसन में निभाता है। उत्सर्जन में नहीं, हीमोग्लोबिन की कोई जरूरत नहीं होती है। पाचन में हीमोग्लोबिन की मतलब कोई आवश्यकता नहीं होती है। पोषण में भी नहीं होती है। तो आप आंसर हमारा रहेगा श्वसन में। याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है मानव में गैसों का आदान प्रदान में होता है। यानी कि गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है। गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना किसमें, तो जैसे गैसों का आदान प्रदान हमारे यानी कि श्वसन तंत्र में होता है। तो कहाँ पर होता है, कुपिका में, कंठ में, श्वास नली में, ब्रोंकाई में। तो ये कहाँ पर होता है इसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। जैसे गैसों का आदान प्रदान का तात्पर्य ये हुआ कि हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग श्वास के माध्यम से उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं।
तो ये जो है ऑक्सीजन का मतलब और कार्बन डाइऑक्साइड का अदला बदली जो होता है, आदान प्रदान, ये कहाँ पर होता है? तो ये जो है इसका सही आंसर रहेगा कुपिका। कंठ में तो होता नहीं है, कंठ आपको पता है कंठ में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, श्वास नली में भी नहीं होता, श्वास नली गैसों का आने जाने का मार्ग होता है, ब्रोंकाई में भी नहीं होता है। तो ये आंसर हमारा रहेगा कुपिका। यानी कि आपको जब श्वसन तंत्र पढ़ाया जाएगा तो अंगूर के गुच्छे के जैसे यानी कि कुपिकाएं होती हैं, ऐसे गोल गोल छिद्र से होती हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में होती हैं। तो इनमें जो है गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो इनका उत्तर रहेगा आपका ए, क्या रहेगा, कुपिका। याद रखेंगे, कुपिका में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से कुपिका और यहाँ पे क्या है आपका श्वसन, दोनों का ऑप्शन जो है ए वाला सही है। तो इस वीडियो को हम लोग बस यहीं तक सीमित रखेंगे, इतना आप तैयारी करें। अगला वीडियो जो है हम लोग जल्द ही लाएंगे, उसके लिए तैयार रहें। पहले इसको आप रेडी रखें।